Okay, sorry student for the interruption. Video got interrupted in between. I don't know for what reason it is happening like that. No problem. Yes, we were studying this osmotic pressure के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, राइट? सो बेसिकली पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, यस या दिस इज अनदर लेक्चर, इट सीम्स लाइक अनदर लेक्चर. ओके, सो यस, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम आपका डिस्कस कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था. पाई इज इक्वल्स टू MRT. ये आर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट. अब इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट और आर ही क्यों लिख रहे हैं? ये बेसिकली गैस कांस्टेंट से रिलेटेड करता है. कैसे रिलेट करता है वो हमको बताएंगे. और आप देखो जैसे कि ये पाई यूनिट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट क्या थी, ये एटमॉस्फेयर ही है, क्योंकि ये एक तरह का प्रेशर ही तो है. प्रेशर की यूनिट तो एटमॉस्फेयर ही होती है, तो इसलिए इसकी यूनिट एटमॉस्फेयर ही है. ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया होगा इतना. ओके, so we'll go to the next page. We'll try to finish this, okay, in today's class, today itself. I think we are going to finish it soon. We'll finish it, okay. अब yes, अब next आपको पता है that is P is equals to NB by RT, right? अगर हम बोलें हमको आइडियल गैस इक्वेशन पता है PV इक्वल्स टू NRT, राइट? हैंस द सॉल्यूशन कांस्टेंट हैज द सेम वैल्यू, क्योंकि द सॉल्यूशन कांस्टेंट जो निकाला गया जब एक्सपेरिमेंटली किया सॉल्व, जो सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू आई वो एक्जैक्टली सेम आई आपकी गैस कांस्टेंट. गैस कांस्टेंट की भी यही वैल्यू होती है, राइट? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, राइट? तो यही वैल्यू होती है. तो ये कैलकुलेट किया, हमको पता है जो गैस के लिए जो होता है हमारा दैट इज P इज इक्वल्स टू N/V RT एंड PV इज इक्वल्स टू NRT, राइट? तो इन दोनों की वैल्यू जो वहां पर R की वैल्यू आई, मतलब R नहीं मानो, आप मानो सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आई वो भी सेम आई. किसकी? इस R की गैस कांस्टेंट की वैल्यू से. इसलिए हमने ये सिंबल भी सेम रख दिया यहाँ पर. इसलिए हमने सॉल्यूशन के लिए भी सिंबल R ही रख दिया, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम ही है. भले हम इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल दें क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पर हम गैसेस की बात करते हैं इसलिए हम गैसेस कांस्टेंट बोलते हैं, पर दोनों की वैल्यू सेम आई इसलिए हमने इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोला, पर इसको R ही लेने दिया. ठीक है, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम कर रही थी, सेम मिल रही थी. ठीक है, तो इस वजह से ये रीजन था. अब मैं आपको कुछ कन्वर्जन बता दूं जो कि आपको जरूरत पड़ सकता है न्यूमेरिकल के, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू सॉल्व, आई थिंक वी आर गोइंग टू सॉल्व अप्रोक्सीमेटली थ्री न्यूमेरिकल्स. ओके, ज्यादा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर में. सो यस, वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग that we are going to do is yes, okay, so सबसे पहले हम ये जो कन्वर्जन लिखा है मैंने यूनिट का वो देख लो. आप एक चीज जानो, 1 एटमॉस्फेयर को अगर आप पास्कल में कन्वर्ट कर रहे हो, पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.05 सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है. ठीक है, याद रखो इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो भी याद हो जाएगा, पर याद रखना चाहिए. अब देखो 10⁵ पास्कल, पास्कल क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर. पास्कल तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है. पास्कल क्या है? प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स क्या है आपका? यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, राइट? और इसको हम बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ये हमको 10⁵ लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 1.01 बार. ठीक है, सो ये 10⁵ लिखने की जरूरत नहीं है. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.01 बार, और या फिर आप 1 बार ही बोल सकते हो. ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है. देखो, so 1 atmospheric pressure is equals to 1.01 into 10⁵ Pascal in terms of Newton per meter. 1.01 into 10⁵ Newton per meter square equals to आप इसको बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1.01 बार, और 1 बार इज इक्वल्स टू 0.98, या फिर इसको 1 ही मान लो, 0.98 तो आप 1 ही मान सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो आप जब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करोगे तो इसको 1 ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, 1 बार इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर कर सकते हो. तो इतना चलता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझते हैं. सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, लेट मी फर्स्ट हैव सम वाटर. Wait for a second.
So yes, not I didn't stop the video, I didn't pause the video, because once I'll pause, sometimes it become like it stopped also in between. So again I have to restart from the beginning. So I don't want to waste my time and don't want to waste your time also. So we'll start with the क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद हम समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है. यस, सबसे पहली चीज जो आपको बोल के रखी है, आपको क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे पहले पूछ लिया है, पाई पूछा है. ड्यू टू 5% वेट बाय वेट केन शुगर ऑफ सॉल्यूशन एट 15 डिग्री. ठीक है, आपको पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ किसकी वजह से, 5% वेट बाय वॉल्यूम. सी 5% वेट बाय वॉल्यूम. आपको क्या दे रखा है, आपको मोलैरिटी दे रखा है. वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम मतलब मास इन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपकी मोलैरिटी है. सो कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू 5% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर ऑफ सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब आपको पता है केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11. और अगर मैं बोलूं तो इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 342. राइट, हमने बहुत बार क्वेश्चन किया है तो मुझे तो याद हो गया, आप लोग को याद हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं आपको, तो आप याद कर लो, क्योंकि हमारे पास मैंने कहा था आपको बहुत बार ये यूज होगा, केन शुगर केन शुगर केन शुगर, और सुक्रोज बोल सकते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई निकालना है. पाई के लिए आपको पता है पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई इज इक्वल्स टू MRT. M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, R स्टैंड्स फॉर गैस कांस्टेंट जो कि हमारे पास दिया हुआ है. टेम्परेचर हमको केल्विन में लेना है, ऑलरेडी टेम्परेचर दे रखा है. सिंपल सी चीज है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोलैरिटी. आप मोलैरिटी निकाल लोगे सारा चीज मिल जाएगा. तो मोलैरिटी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज 5% ऑफ केन शुगर. यू नो दैट व्हाट इज दिस 5% ऑफ केन शुगर, दैट इज 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन how many grams, 5 gram of cane sugar in 100 ml of solution. right, 5 gram of cane sugar in 100 ml of solution. अब देखो 100 ml अगर मैं बोलूं गिवन मास ऑफ दी सॉल्यूट क्या होगा, 5 ग्राम होगा. अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, यहाँ पर 100 ml दे रखा है, बट आप जब क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो आपको लीटर में चाहिए, तो उसको डिवाइड करना है 1000 से. ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से. ठीक है, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. सबसे पहली चीज हमको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज this formula, that is pi is equals to MRT. हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. राइट, pi is equals to MRT and you know that मोलर मास. सबसे पहले हम मोलर मास ले लेते हैं. हमारे पास C12H22, this should be 22 not 2. ओके, O11. सो इसका जो मोलर मास होता है 342, मुझे तो याद है. ठीक है, 342. अब नाउ सी टेम्परेचर हमें दे रखा है, पहले ही कन्वर्ट कर लो ताकि बाद में इजी होगा. टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर हमको 15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मतलब आप उसमें 273 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा. तो हमने 15 डिग्री में 273 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 288. ये केल्विन है. ठीक है, ये जब ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो वैल्यू आई वो केल्विन की आई. टेम्परेचर आपका केल्विन है. ठीक है, आप क्या करोगे आप, N बाई वी. N बाई वी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास. अब गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम. मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है आपका, 342. तो हमने 5 डिवाइडेड बाई 342 किया. राइट, दिख रहा है अभी अच्छे से. यस, 5 डिवाइडेड बाई 342 किया, डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है आपका 100 ml. 100 डिवाइडेड बाई ml था तो 1000 से आपको अगेन डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 बचा है. ये 5 342 आपका डिनोमीटर में चला जाएगा. ये सारी चीजें न्यूमरेटर की हैं तो हमने 10 को भी ऊपर लिख लिया, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 342. ओके, दिख रहा है पीछे से. यस, 5 डिवाइडेड बाई 342 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 288. ठीक है, 288 मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ पाई इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली, इसको सॉल्व करोगे तो आपका काम है इसको सॉल्व करना. सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 3.4 एटमॉस्फेयर पे. ठीक है, 3.4 के पास आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा और यही इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है और इसकी वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर की. तो आपको क्या पूछा था, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% ऑफ केन शुगर ऑफ सोल्यूशन एट 15 डिग्री. सो द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 3.4. ठीक है, 3.4. तो क्लियरली दिख रहा है. राइट, समझ में आ गया. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. yes, okay, we will move to the next question also. okay, now आप थोड़ा, जब भी मैं सब कुछ दिखाती हूँ ऐसे वीडियो टाइप, तो आप फर्स्ट
क्वेश्चन जब दिखता है तो आप थोड़ा एक बार पॉज करें, पहले से मत देखने लगे कि कैसे सॉल्व किया है, खुद से एक बार ट्राई करें, थोड़ा ब्रेन यूज करें खुद का भी, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझा दूंगी, आपको शायद कुछ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और आपको क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स 200 सेंटीमीटर क्यूब, एक तरह के वॉल्यूम दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, राइट। सो 200 सेंटीमीटर क्यूब, अगेन ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको डेसीमीटर में चाहिए होता है, तो आप सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे किससे, 1000 से डिवाइड, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू क्या, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 समथिंग 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ऐसी कुछ होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू समथिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब को समथिंग ऐसी होता है ना, आपका उसको कन्वर्जन देख लेना, ठीक है। सो सेंटीमीटर क्यूब को जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से उसको डिवाइड करते हैं, 10 टू द पावर होता है ना 3, यस 10 टू द पावर 3 होता है, तो इसलिए हम 10 टू द पावर 3 से 1000 से उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि वो आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। 10 टू द पावर 3 उसे लीटर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, आपको क्या दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मतलब ये वॉल्यूम दे रखा है, कंटेन्स 1.2 ग्राम ऑफ पॉलीमर, ये 1.2 ग्राम ऑफ पॉलीमर मतलब पॉलीमर आपको कोई सल्यूट है, ठीक है, पॉलीमर आपका कोई सल्यूट है, तो पॉलीमर ये दे रखा है कंटेन्स 1.2 ग्राम ऑफ पॉलीमर। अब कौन सा पॉलीमर वो हमको पता नहीं है, तो हमने ये गिवन मास ऑफ पॉलीमर दे रखा है, ये गिवन मास हो गया। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया फॉर दिस सॉल्यूशन इज 2.6, कितना दे रखा है 2.6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -3 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन, टेम्परेचर भी दे दिया। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर, तो दिमाग में एक रफ आइडिया बना लो कैसे मोलर मास निकालोगे। मोलर मास तो निकलेगा आपका मोलैरिटी से, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। तो आपको इतना करना पड़ेगा, बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं, बस आपको मोलैरिटी से इक्वेशन को थोड़ा इक्वेट करके आपको मोलर मास निकाल लेना। तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। सबसे पहले जो हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज कर देंगे, हम कर लेंगे लेट द मोलर मास बी एक्स, मोलर मास जो पॉलीमर का है उसको हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, लेट दिस इज बी एक्स, तो मैंने वैसे सॉल्व कर दिया है, तो यस लेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर इज एक्स, हमने बोल दिया मोलर मास जो है पॉलीमर का उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया हमने पॉलीमर का मोलर मास को। अब हमको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज पाई इज इक्वल्स टू, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू MRT, क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू MRT, ठीक है। ये जो MRT है दैट इज पाई इज इक्वल्स टू M, आपको पता है M की जगह हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना दे रखा था, गिवन मास दे रखा था 1.26 ग्राम, ठीक है। मोलर मास हमने x माना है तो इसको x लिख दिया, ठीक है, क्लियर है इतना, x लिख दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा था 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, राइट, या डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 200 डिवाइड बाय 1000, 200 का 0000 कट कैंसिल, सो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। हमको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर क्या है -3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, राइट। टेम्परेचर कितना दे रखा है केल्विन 300, तो हम अब सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। सो सबसे पहले चीज जो हमने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को पुट कर लिया, ठीक है, 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये देखो 1.26 डिवाइडेड बाई x, ठीक है, x, और ये 10 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 10 ऊपर आ गया, ये 2 डिनोमिनेटर में रहेगा तो हमने 2x लिख दिया। अब ये 2 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए, 2 5 9 10। अब हमको x निकालना है, x को हम ऊपर भेज देंगे, ये चीज आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हमने x को ऊपर भेज दिया, ये हुआ 1.26 मल्टीप्लाई 0.0821, ये तो आपकी वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई ये 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो 10 टू पावर -3 था, ऊपर चला गया तो 10 टू पावर 3 हो गया, राइट, 10 टू पावर 3 हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे आप तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट x का जो आंसर है एग्जैक्ट 59,680.38। तो हम इसको जब राउंड ऑफ में लिखते हैं तो हम इसको अप्रोक्सीमेट, अगर आपको ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है 70,000, 80,000, 60,000, तो आप नियर बाई को चूज करोगे, आप ये नहीं लिखोगे, आप ये करोगे जब आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, अदरवाइज ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है तो यही करेक्ट है। तो अप्रोक्सीमेटली 60,000, इसको आपको पता ही है क्या होगा x,
ये चीज़ आपकी ग्राम और पर मोल में आ जाएगी। कैसे ग्राम पर मोल आ रही है? गिवन मास बाई मोलर मास। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? देखो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास, राइट, गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास आपको पता है, मोलर मास निकाल रहे हैं हम, तो मोलर मास को हमने m मान लिया। अब गिवन मास किस में होता है? गिवन मास आपका ग्राम में होता है। नंबर ऑफ मोल्स किस में होता है? मोल में, इसलिए हम लिखते हैं ग्राम पर मोल, राइट, ग्राम पर मोल। इतना क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? सो हैंस इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि जो मोलर मास था दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन का, सॉरी दिस पर्टिकुलर पॉलीमर का, द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर इज 60,000 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास कितना है? 60,000 ग्राम पर मोल। क्लियर? इतना अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज दी यस आइसोटोनिक। ये सब सारी चीजें हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज दिस आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और दीज ऑल द सॉल्यूशंस, व्हाट ऑल दीज। सो एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके यही इसी सिलेबस में, दैट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, सो आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है। तो नाम से ही बहुत क्लियर है, आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दो सॉल्यूशंस का सेम हो। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, 2 सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? दो सॉल्यूशन का, 2 solutions are have, sorry 2 solutions have, are have नहीं, 2 solutions are said to be, मैं ये लिखने वाली थी, 2 solutions are said to be isotonic if they have same osmotic pressure. So 2 solutions have same osmotic pressure, तो वो isotonic होता है। R को काट दो। 2 solutions have same osmotic pressure, then it is isotonic at same temperature। मतलब मान लो आपका π1 and π2 बराबर है, इसका मतलब M1 M2 जो है वही डिफरेंट होगा, मोलर मास ही डिफरेंट होगा, आर भी सेम होगा, क्योंकि हमने बोल दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आर तो पहले से ही सेम है हमको, और टेम्परेचर में बोल दिया एट सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी सेम है, तो आर कैंसल, टी कैंसल, आर कैंसल, टी कैंसल, तो M1 इज इक्वल टू M2। अगर ये इक्वल है, π1 ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि उनके मोलर मास भी इक्वल है, राइट, उनके मोलर मास भी इक्वल है, क्योंकि आर और टी तो वैसे भी, ये कब है? एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है तब। ठीक है, समझ में आ गया? 2 सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, देन π1 इज इक्वल टू π2। इसका मतलब ये हुआ R1 तो पहले से R1 T1 तो ऑलरेडी दोनों में इक्वल है, M1 भी इक्वल है M2 के। ठीक है, मोलर मासेस भी इक्वल है। क्लियर? ओके, चल वी मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, विल ट्राई टू कंप्लीट इट। ओके, यस। सो सेकेंड पॉइंट इज दी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है व्हेन वन सोल्यूशन हैज लेसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन दी अदर सोल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब कम होना। जब एक सोल्यूशन, जो हम सोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं, उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, तो वो सोल्यूशन हाइपोटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। आपने 2 सोल्यूशन लिए, सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी। अब सोल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है सोल्यूशन बी से। ठीक है, तो सोल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन बी, जिसका कम है। व्हेन सोल्यूशन ए हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ द अदर सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन बी, मतलब सोल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सोल्यूशन बी से, तो सोल्यूशन ए को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर? नाउ कम्स दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन वन सोल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, जब एक सोल्यूशन के पास, हम 2 सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों में से एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, सो जो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो सोल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू दैट सोल्यूशन। मीन्स वन सोल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दी अदर सोल्यूशन, मतलब π1 के रिस्पेक्ट में, π2 और π1 कंसिडर कर रहे हैं, सो π1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है π2 के रेस्पेक्ट में, हैंस π1 इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू π2। क्लियर? समझ में आ गया? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सब समझ में आ गया। ठीक है, shall we do one question regarding that? Okay, we will do. Okay, so अब हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या लिखा है? इफ 5% वेट बाई वॉल्यूम, अगेन मोलैरिटी, 5% वेट बाई वॉल्यूम, अगेन केन शुगर आ गया, मोलर मास
342, राइट, याद हो जाना चाहिए. सो 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, उसका मतलब क्या, मोलर मासेस बराबर हैं, विद 0.877%, ठीक है, विद 0.877% यूरिया सॉल्यूशन. देखो ये केन शुगर 5% केन शुगर सॉल्यूशन है, वो आइसोटोनिक है इसके साथ, ठीक है, आइसोटोनिक है. इफ द मोलर मास ऑफ केन शुगर इज 342, मोलर मास किसका, केन शुगर का 342 है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया. आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है मोलर मास ऑफ यूरिया बताने के लिए, ठीक है, आपको बोला है मोलर मास ऑफ यूरिया बताओ कितना होगा, ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है. मोलर मास कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट, गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है मोलर मास. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, बेसिकली देखो ये जो मैं यहाँ पर आपको 2 बार बोल दी कि ये 2 सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई1 पाई2 तो इक्वल है, एंड m1 एंड m2 भी ऑटोमेटिकली इक्वल है. ये m1 एंड m2 क्या था, ये मैंने बहुत बार शायद बाई मिस्टेकली आपको मोलर मास बोल दिया है, पर ये मोलर मास नहीं है, तो मोलैरिटी है ना, कैपिटल M है, मोलैरिटी, राइट. सो मोलैरिटी है ये, मतलब मोलैरिटी इक्वल है. सो हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, हमको पूछा है आपको मोलर मास बताना है किसका, इफ द मोलर मास, केन शुगर का मोलर मास दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ यूरिया. तो सबसे पहले ट्रेडिशनल वे से इसको स्टार्ट कर देते हैं. हमको पता है कि हमारा आइसोटोनिक हमारे पास सोल्यूशन है, क्या है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन है. आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके पाई1 की वैल्यू पाई2 के इक्वल हो. सो इसका मतलब सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर 2 सोल्यूशन है, पाई1 इज इक्वल्स टू पाई2. इसका मतलब m1 r1 t1, टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो हमने मान लिया T1, ठीक है. अब देखो M2 R2 T2, अब हमने मान लिया एट सेम टेम्परेचर. आइसोटोनिक मतलब आपको बताया था मैंने, सेम टेम्परेचर होता है सॉल्यूशन का, तो आइसोटोनिक के मतलब टेम्परेचर सेम होगा, तो T1 इज इक्वल टू T2, R1 कैंसिल, R कैंसिल, T1 T2 भी कैंसिल हो गया. इससे क्या हो गया, M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2 मतलब मोलैरिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ 2 के बराबर हो गई, ठीक है, समझ में आ गया इतना. अब क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 5% वेट बाय वेट ऑफ केन शुगर, 5% वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी नॉट वेट बाय वेट बाय वॉल्यूम ऑफ केन शुगर. वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सो इसका मतलब सॉल्यूट का कितना क्वांटिटी हो गया, 5 ग्राम, सॉल्वेंट का कितना हो, सॉरी सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हो गया, 100 ml. उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इतना आइडिया आपको हो गया होगा. नाउ अगेन दिस यूरिया का कितना दे रखा था, 0.877%, यही तो दे रखा था, विद यूरिया इतना परसेंट दे रखा था सॉल्यूशन, दोनों आइसोटोनिक इतना परसेंट दे रखा था. हम क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे. हमको पता चल गया ये जो क्वांटिटी है 0.877 ग्राम ये सॉल्यूट है, एंड जो रेस्ट 100 ml है वो आपका सॉल्यूशन है वॉल्यूम का, राइट. 100 में तो निकालते, परसेंटेज तो 100 में निकलता है. ये आपका क्या सॉल्यूट का क्वांटिटी है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यूरिया का हो गया ये. वी नो दैट M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम 2. आपको पता है V1 इज इक्वल टू V2, दोनों में देखो वॉल्यूम कितना 100 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 बाई 1000 होगा, राइट. अगेन यहाँ पर भी 100 ml है, 100 को डिवाइड करेंगे 1000 ही होगा, राइट. 100 को लीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करेंगे. सो एक तरह से दोनों तो वॉल्यूम तो सेम ही आ रही है ना, तो हम इसको बिना वैल्यू पुट करके ही वॉल्यूम को कैंसिल कर सकते हैं. इससे क्या हुआ हमारा, इससे ये हुआ हमारा N1 इज इक्वल टू N2 हो गया. क्या हो गया, N1 इज इक्वल टू N2 हो गया. अब N1 एंड N2 कैसे निकलेगा, N1 होगा आपका गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट. N1 होगा आपका गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, मोलर मास दे रखा था केन शुगर का 342, आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ यूरिया. नॉर्मली तो आप ऐसे ही बता दोगे, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है, मोलर मास कितना होता है बता दोगे, पर क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है तो आप निकाल सकते हो ना. मोलर मास तो आपको यूरिया का फॉर्मूला पता है, NH2CO NH2 होता है, 60 आता है, वो तो आपको पता है, पर फॉर्मूले से भी आपको करना आना चाहिए. हमने क्या किया, गिवन मास क्या था आपका केन शुगर का 5 डिवाइडेड बाय 342. अगेन गिवन मास क्या था आपका यूरिया का 0.877 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास को x मान लिया. x निकालना है, x को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है. ये हो गया ये टर्म 0.877 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला गया 342 डिवाइड बाय 5. इसको सॉल्व किया तो 59.9 के प्रॉक्स आ रहा है. इसको हमने 60 ग्राम, अगेन मोलर मास है ग्राम पर मोल,
सो हैंस द मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आ गया हमारा 60 ग्राम पर मोल आ गया। कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इतना अच्छे समझ में आ गया, राइट। सो अब एक और लास्ट टॉपिक बचा, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस वो होता है, ऑस्मोसिस जैसे आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ जाता है, रिवर्स मतलब उसको उल्टा कर देना, दैट इज व्हाट रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये मैंने ये मैंने बनाना भूल गई हूँ, सो ये ऐसे होगा। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ पर भी आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लग रहा होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लग रहा होता है। तो बेसिकली आपको पता है एट पी एटीएम प्लस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो आपको पता है सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ भागता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाता है, राइट। सॉल्वेंट जो होता है आपका सॉल्यूशन की तरफ जाता है, बट जब जैसे हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने लगते हैं तो आपका सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है, मतलब सॉल्वेंट जो यहां से यहां आ रहा था वो स्टॉप हो जाता है, मतलब बेसिकली ऑस्मोसिस स्टॉप हो जा रहा है। अब क्या होगा, अगर हम यहां पर प्रेशर और इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, ये जो ऑस्मोसिस था ये रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही लिखा है, इफ वी अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, अगर हम सॉल्यूशन साइड में बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दें, द ऑस्मोसिस इज बीइंग रिवर्स्ड, ऑस्मोसिस इज बीइंग रिवर्स्ड, ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा, इस डायरेक्शन हो जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, कहां से सॉल्वेंट पार्टिकल यहां तो आ रहे थे, अब क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल यहां पे थोड़े बहुत होंगे। अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कैसा होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल यहां पे जो प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट हैपन इन केस ऑफ अवर आरओ। ठीक है ना, आरओ के केस में भी यही होता है। आरओ जो हमको पानी मिलता है ना, एक्वागार्ड वगैरह, उसमें भी यही टेक्निक होती है। क्या होता है, जो सॉल्यूशन का मतलब जो गंदा पानी होता है, ठीक है, प्योर वाटर कैसे उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली यही होता है। उसमें आप स्विच लगाते हो, करंट लगाते हो, तो आप यहां से और प्रेशर दे रहे हो, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो सोल्यूशन जो गंदा पानी है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होता है। ठीक है, तो वो जो गंदे पार्टिकल्स हैं उसको यहीं पर रख देता है, और जो अच्छे पानी है उसको प्योरीफाई कर देता है, और हम लोग को पानी मिलता है यहाँ से। ठीक है, सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से। So that is what a semi-permeable membrane does, and this reverse osmosis is an application of क्या है आपका, ये जो आपका आरओ वगैरह में यूज होता है। ये बेसिकली एक तरह का क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं इसको होना, ये अपने आप से नहीं हो रहा है। ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो हम लोग खुद कर रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए इसका बेसिकली काम डीसैलिनेशन में भी होता है, जो पानी से नमक निकालना, उसके लिए भी होता है। रिमूवल ऑफ सॉल्ट, मान लो जैसे ये फ्रेश वाटर है, ये सॉल्ट सी वाटर है, अगेन आप यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहे हो, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा दे रहे हो, तो यहाँ का सी वाटर में बहुत सॉल्ट होता है, सॉल्ट तो जाएगा नहीं क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएगा, तो इसमें से वाटर निकल के चला जाएगा और हम इससे इसको रिमूव कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल, और इस वजह से सी वाटर प्योरीफाई होकर डीसैलिनेट होकर हमको फ्रेश वाटर मिल जाता है। सो दैट इज व्हाट द एग्जाम्पल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। सो इन दिस क्लास विल स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द वेंट ऑफ फैक्टर, एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर एंड लास्ट टॉपिक। आई डोंट वांट टू, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, बट भी मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा दूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडेज क्लास।